आज बात करते हैं समानता की। जी, समानता। ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, है ना? हाँ, लगता तो है, पर इसकी परतें बहुत हैं। बिल्कुल। हमारे संविधान के तो जैसे नींव में है ये विचार। और सदियों से क्रांतियों को भी हवा दी है इसने। सही बात है। हमारे पास जो सामग्री है आज, वो इसके कई अलग अलग पहलू खोलते हैं। तो आज की इस खास पड़ताल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समानता है क्या भला? हाँ, क्या है ये? क्यों ये इतनी ताकतवर सोच मानी जाती है? क्या इसका मतलब है कि सबके साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव होना चाहिए हर हाल में? ये एक अहम सवाल है। और समाज में जो हम इतनी ऊंच नीच देखते हैं, उसे कम करने के रास्ते क्या हो सकते हैं? जी, इस पर बात करना जरूरी है। इस बातचीत में समाजवाद, उदारवाद, नारीवाद जैसे अलग अलग नजरिए भी आएंगे। हाँ, जो समानता को अलग अलग ढंग से देखते हैं। और कुछ आंकड़े भी हैं हमारे पास, जो शायद थोड़ा चौंका दें। बिल्कुल, कुछ आंकड़े तो काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए तो फिर गोता लगाते हैं इसमें। सबसे पहले ये जो समानता का विचार है, ये इतना अहम क्यों माना जाता है? इसकी जड़ें क्या कहाँ हैं? देखिए, ये वाकई में एक बहुत ही बुनियादी नैतिक और राजनीतिक आदर्श है। आप देखिए, ज्यादातर जो धर्म है या जो दर्शन है, हाँ। वो कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि भाई ईश्वर की नज़र में या मानवीय गरिमा के लिहाज से देखें तो सभी इंसान बराबर हैं। अच्छा। मतलब रंग, लिंग, नस्ल, देश, ये सब तो बात की बात है, पहले हम सब इंसान हैं और इसलिए बराबर सम्मान के हकदार हैं। यही जो साझा मानवता वाला विचार है ना, वही इसकी जड़ में है। और इतिहास में भी तो इसकी गूंज सुनाई देती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे फ्रांस की क्रांति का नारा, मुझे याद है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बाद में 20वीं सदी में देखिए, एशिया और अफ्रीका में जो गुलामी से आजादी की लड़ाइयां हुई। हाँ, उपनिवेशवाद के खिलाफ। हाँ, उनका भी ये केंद्रीय नारा था, वो बराबरी मांग रहे थे। और आज भी जो समूह महसूस करते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, हाँ, चाहे वो महिलाएं हों, दलित हों या कोई और हाशिए पर धकेला गया समुदाय हो, सही, वो इसी समानता के झंडे को ही तो बुलंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास भी है। विरोधाभास वो कैसा? विरोधाभास ये है कि देखिए, एक तरफ तो लगभग हर कोई, हर समाज, हर देश कम से कम कागज पर तो जरूर समानता को मानता है। हाँ, कहने को तो सब मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने चारों ओर देखें तो गहरी असमानताएं, गहरी खाइयां नजर आती हैं। सामग्री में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जरा सोचिए इस पर। दुनिया के सिर्फ 50 सबसे अमीर लोग जो हैं, 50, सिर्फ 50, हाँ, उनकी कुल आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की कुल आमदनी से ज्यादा है। अरे बाप रे, हाँ। 50 लोग बनाम 40 करोड़, ये तो यकीन करना मुश्किल है। और सुनिए, ये भी है कि दुनिया की जो 40% सबसे गरीब आबादी है जी, उसके पास दुनिया की कुल आय का सिर्फ 5% हिस्सा है। सिर्फ 5%? हाँ, जबकि जो ऊपर के 10% अमीर लोग हैं, वो 54% आय पर कब्जा जमाए बैठे हैं। आधे से ज्यादा। तो ये साफ दिखाता है कि दौलत हो, मौके हो, ताकत हो, सब कुछ कितना असमान बंटा हुआ है। ये तो दुनिया की बात हुई, लेकिन अपने देश भारत में भी तो ये तस्वीरें रोज दिखती हैं। बिल्कुल दिखती हैं। एक तरफ आलीशान बंगले और ठीक बगल में झुग्गियां, चमचमाते मॉल, और दूसरी तरफ ऐसे गांव जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। हाँ, पीने का पानी नहीं, स्कूल में टॉयलेट नहीं, सही। कहीं खाना बर्बाद हो रहा है और कहीं लोग भुखमरी के शिकार हैं। जनगणना के आंकड़े भी तो यही दिखाते हैं कि शहरों और गांव में बिजली, पानी, टीवी, गाड़ी जैसी चीजों में कितना बड़ा फर्क है। सही कहा। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जो राजनीतिक सोच के केंद्र में रहा है हमेशा से। क्या सवाल? कि ये जो असमानताएं हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, क्या ये कुदरती हैं, मतलब नेचुरल है? अच्छा, मतलब कि क्या ये लोगों की अलग अलग काबिलियत और मेहनत का नतीजा है? हाँ, और क्या, समाज के लिए शायद ये जरूरी भी है, या फिर ये हमारे बनाए हुए सिस्टम की देन है। बिल्कुल, हमारे समाज के बनाए नियमों की, रिवाजों की, व्यवस्था की देन है, जिन्हें बदला जा सकता है और शायद बदला जाना भी चाहिए। ये है वो मूल सवाल। तो फिर सवाल वही घूम फिर कर आता है कि समानता का मतलब क्या है? क्या ये कि सबके साथ हर हालत में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव हो? शायद ये तो नहीं। नहीं, ये तो नहीं लगता। मतलब समाज चलाना है तो काम तो बांटना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, श्रम विभाजन तो जरूरी है। और अलग-अलग काम की अहमियत या उसकी तनख्वाह अलग हो सकती है। जैसे प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को जो विशेष दर्जा मिलता है, वो हमें तब तक गलत नहीं लगता जब तक उसका गलत इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल। असली मुद्दा ये नहीं है कि फर्क है या नहीं, फर्क तो होंगे। मुद्दा ये है कि कौन से फर्क जायज है और कौन से नाजायज। हाँ, ये बात है। अगर फर्क का आधार जन्म है,
जैसे किसी का धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, हाँ। तो वो अस्वीकार्य है, वो गलत है, क्योंकि वो हमारी जो साझा इंसानियत वाली बात है ना, जी। उसके खिलाफ है। हम सब बराबर सम्मान के हकदार पैदा हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि सबकी ख्वाहिशें अलग हो सकती हैं, सबकी काबिलियत अलग हो सकती है, और सबको एक जैसी कामयाबी ना मिले, ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को मिलने वाले मौके, जो अवसर हैं, वो उसके जन्म या उसके सामाजिक हालात से तय नहीं होने चाहिए। और यहीं पर अवसरों की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का विचार आता है। हाँ, अवसरों की समानता, ये बहुत सुना है। मतलब सबको अपनी प्रतिभा निखारने और अपने लक्ष्य पाने के लिए बराबर शुरुआती मौके और अधिकार मिले। बिल्कुल। अगर किसी को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिली, या स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिली, या रहने को सुरक्षित जगह नहीं मिली, मतलब ये जो बुनियादी चीजें हैं, हाँ, जो बेसिक जरूरतें हैं, अगर वो ही मुयस्सर नहीं है, तो फिर वो दूसरों से मुकाबला कैसे करेगा? वो समाज तो अन्यायपूर्ण हुआ ना। सही बात है। भले ही दो लोग रेस में अलग अलग मंजिलों तक पहुंचें, लेकिन अगर स्टार्ट लाइन ही बराबर ना हो, तो वो समानता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। विचारक जो हैं वो अक्सर दो तरह की असमानताओं में फर्क करते हैं। अच्छा। कौन सी? एक वो कहते हैं प्राकृतिक और दूसरी समाज द्वारा पैदा की गई। प्राकृतिक और समाज जनित? हाँ, प्राकृतिक वो मानी जाती हैं जो लोगों की पैदाइशी काबिलियत या क्षमताओं से जुड़ी हों। जैसे कोई गणित में बहुत तेज है, कोई कला में अच्छा है। हालांकि अब इस पर भी काफी सवाल उठते हैं कि ये कितनी प्राकृतिक हैं और कितनी माहौल की देन। दूसरी हैं समाज की बनाई हुई असमानताएं, जो मौकों की कमी से या शोषण से पैदा होती हैं। जैसे किसी खास जाति के लोगों को किसी काम से रोकना, या किसी खास लिंग के व्यक्ति को मौके न देना, या दिमागी काम को जिस्मानी काम से बहुत ऊंचा मान लेना और उसी हिसाब से पैसे देना। लेकिन ये फर्क करना हमेशा इतना आसान कहाँ होता है। कई बार जो चीजें सदियों से चली आ रही होती हैं, वो हमें प्राकृतिक या नॉर्मल लगने लगती हैं। बिल्कुल, यही तो दिक्कत है। जैसे एक जमाने में माना जाता था कि औरतें पुरुषों से कमजोर या कम अक्ल होती हैं, और इसी बिना पर उन्हें बराबरी के हक नहीं दिए जाते थे। हाँ, उसे जैसे कुदरती मान लिया गया था। या नस्ल भेद को ही लें, कैसे कुछ नस्लों को कमतर मानकर उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार हुआ और उसे सही ठहराया गया। हाँ, और देखिए स्टीफन हॉकिंग जैसे उदाहरण हमें क्या दिखाते हैं। वो यही कि जिसे हम प्राकृतिक सीमा या अक्षमता मान लेते हैं, हाँ, उसे भी विज्ञान, तकनीक और सामाजिक मदद से काफी हद तक पार किया जा सकता है, लांघा जा सकता है। सही बात है। इसीलिए आजकल ज्यादातर जोर इसी बात पर है कि हमें उन असमानताओं को कम करने पर ध्यान देना चाहिए जो जन्म या समाज के हालातों की वजह से पैदा होती हैं, ना कि उन कथित प्राकृतिक फर्कों पर अटके रहना चाहिए। तो ये गुत्थी तो काफी उलझी हुई है। इसे सुलझाने के लिए क्या इसे अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखा जा सकता है? बिल्कुल। मतलब समझने के लिए? हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम समानता के 3 मुख्य आयामों पर गौर कर सकते हैं। ये मददगार होता है। 3 आयाम कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता। एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के लिए ये तीनों ही जरूरी हैं। ठीक है, तो पहला लेते हैं राजनीतिक समानता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है समान नागरिकता, सिटीजनशिप। अच्छा। यानी देश के सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संगठन बनाने का, अपनी बात कहने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की आजादी, ये जो बुनियादी नागरिक अधिकार हैं वो बिना किसी भेदभाव के सबको मिले। ये वो औपचारिक अधिकार हुए जो आमतौर पर संविधान देता है। हाँ, बिल्कुल, ये फॉर्मल राइट्स हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये कानूनी अधिकार दे देना काफी है? हमने पहले भी बात की कि जिन देशों में ये अधिकार हैं भी, वहां भी जमीन पर तो बड़ी ऊंच नीच है। बिल्कुल सही, यही असली मुद्दा है। सिर्फ कागजी अधिकार मिल जाना काफी नहीं होता। अगर समाज में भारी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं मौजूद हैं, तो जो गरीब हैं या दबे कुचले लोग हैं, वो अपने राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, जिसके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो वोट डालने की सोचेगा या पहले मजदूरी करने जाएगा? सही बात। इसलिए राजनीतिक समानता जरूरी तो है, पर वो अकेली काफी नहीं है। उसे असलियत बनाने के लिए, उसे हकीकत में बदलने के लिए अवसरों की समानता यानी एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो यहीं पर शायद दूसरा आयाम यानी सामाजिक समानता उसका रोल आता है। हाँ, बिल्कुल। सामाजिक समानता का लक्ष्य यही है कि समाज के जो अलग अलग समूह हैं, चाहे वो जाति के हों, धर्म के हों, लिंग के हों, जी, उन सब लोगों को जिंदगी के दौड़ में शामिल होने के लिए
बराबर और उचित मौके मिले। बराबर और उचित मौके। हाँ, और इसके लिए जरूरी है कि जो मौजूदा सामाजिक और आर्थिक रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको कम किया जाए। कैसे, मतलब इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा कि सबको अच्छी सेहत की सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, पोषण मिले, कम से कम जीने लायक मजदूरी तो मिले। ये जो बुनियादी चीजें हैं उनकी गारंटी हो। और भारत जैसे देश में तो कई बार पुराने रीति रिवाज भी इसमें आड़े आते हैं, है ना? हाँ, बहुत आते हैं। जैसे मैंने सुना है कई महिलाओं को आज भी संपत्ति में बराबर का हक नहीं मिलता, या उन्हें ऊंची पढ़ाई करने से रोका जाता है, हतोत्साहित किया जाता है। निश्चित रूप से ये सामाजिक बाधाएं हैं और यहीं पर राज्य की सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्या भूमिका? उसे कानून बनाने होंगे जो इस तरह के भेदभाव को रोकें, महिलाओं और जो वंचित समूह हैं उनको समान अधिकार दें, उन्हें रोजगार और शिक्षा में प्रोत्साहन दें, इंसेंटिव दें और समाज में जागरूकता फैलाएं। लेकिन सिर्फ कानून बनाना काफी है? नहीं, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा। उन्हें सख्ती से लागू करना और लोगों को, खासकर महिलाओं और वंचितों को, अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, और फिर आता है तीसरा आयाम, आर्थिक समानता। यहाँ तो शायद सबसे ज्यादा मतभेद होंगे। हाँ, ये शायद सबसे विवादास्पद आयाम है। इसका सीधा लेना देना समाज में दौलत, आमदनी और संपत्ति के बड़े अंतरों से है। कितना अंतर ठीक है, कितना नहीं? हाँ, यही सवाल है। देखिए, पूरी आर्थिक बराबरी, मतलब हर किसी के पास बिल्कुल बराबर पैसा हो, ये शायद किसी भी समाज में मुमकिन ना हो और शायद जरूरी भी ना हो। लेकिन सवाल यह है कि असमानता की खाई कितनी गहरी होनी चाहिए। यहाँ पर मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक मानते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी आर्थिक खाइयां हैं, इनकी जड़ में उत्पादन के साधनों पर निजी मालिकाना हक है। उत्पादन के साधन मतलब जमीन, फैक्ट्री, खाने, जंगल, वो चीजें जिनसे दौलत पैदा होती है। अच्छा, तो उनका मानना है कि ये निजी संपत्ति न सिर्फ मालिकों को बेहिसाब अमीर बनाती है, हाँ, बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देती है। वो उस ताकत का इस्तेमाल करके नीतियां अपने हक में बनवाते हैं और ये चीज लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। तो वो क्या समाधान देते हैं? वो इन जरूरी संसाधनों पर निजी नियंत्रण की जगह जनता या समाज के नियंत्रण की बात करते हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ उदारवादी क्या कहते हैं? दूसरी तरफ हैं उदारवादी, यानी लिबरल्स। वो मानते हैं कि लोगों के बीच खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन, ही संसाधन बांटने का सबसे सही और कारगर तरीका है। मतलब कंपटीशन से तय हो। हाँ, वो कहते हैं कि हाँ, राज्य को ये जरूर देखना चाहिए कि सबका कम से कम गुजारा चल सके, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और सबको शुरुआत में मौके बराबर मिले। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुकाबला तय करेगा कि कौन कितना आगे बढ़ता है। उनके लिए असमानता अपने आप में बुरी नहीं है, बुरी है वो गहरी और अन्यायपूर्ण असमानता जो लोगों को उनकी काबिलियत दिखाने और आगे बढ़ने से ही रोकते। समझ गई। और यहीं पर शायद नारीवादी नजरिया भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लैंगिक असमानता तो आर्थिक भी है और सामाजिक भी। हाँ, बहुत ही जरूरी नजरिया है ये। नारीवाद यानी फेमिनिज्म इस बात पर जोर देता है कि मर्दों और औरतों के बीच जो ज्यादातर फर्क हम समाज में देखते हैं, वो कुदरती या शारीरिक, जिसे सेक्स कहते हैं, कम है और समाज के बनाए हुए, जिसे जेंडर कहते हैं, ज्यादा है। अच्छा, तो ये सेक्स और जेंडर का फर्क अहम है उनके लिए? हाँ, बहुत अहम। नारीवादी कहते हैं कि ठीक है, औरत का बच्चे को जन्म देना एक जैविक क्रिया, बायोलॉजिकल फैक्ट है, ये सेक्स से जुड़ा है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि बच्चे पालने की सारी जिम्मेदारी औरत की ही है। ये समाज ने तय किया, ये जेंडर रोल है। वो समाज के बनाए इस घर के काम, जिसे वो निजी क्षेत्र कहते हैं, और बाहर के काम, सार्वजनिक क्षेत्र के बंटवारे पर सवाल उठाते हैं। और वो दोहरे बोझ की बात भी करते हैं शायद। बिल्कुल, डबल बर्डन। वो दिखाते हैं कि कैसे कामकाजी औरतें अक्सर बाहर नौकरी करने के साथ साथ घर का भी लगभग सारा बोझ उठाती हैं। नारीवाद का मकसद समाज की बनाई इन सभी लैंगिक असमानताओं को खत्म करना है, चाहे वो घर में हो, काम की जगह पर हो या राजनीति में। भारत में समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने भी तो कई तरह की असमानताओं की बात की थी और कहा था कि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, लोहिया जी का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने 5 बड़ी असमानताओं को गिनाया था। मर्द औरत के बीच की असमानता, रंगभेद वाली, जाति आधारित, उपनिवेशवाद वाली, एक देश का दूसरे पर राज, और आर्थिक असमानता। 5। हाँ, और उनका मानना था कि ये सब आपस में गुंथी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं, और इसलिए इन सब के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। उन्होंने इसे सप्त क्रांति कहा था, जिसमें उन्होंने नागरिक आजादी और अहिंसा के लिए संघर्ष को भी जोड़ा था। सप्त क्रांति? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि थी कि समानता की लड़ाई को आप टुकड़ों में नहीं लड़ सकते, एक समग्र दृष्टिकोण चाहिए।
तो ये सब समझने के बाद अब असली सवाल पर आते हैं कि समानता को बढ़ाया कैसे जाए, व्यवहार में क्या किया जाए, रास्ते क्या हैं? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, पहला कदम तो बिल्कुल साफ है। जो कानून या रीति रिवाज सीधे सीधे भेदभाव करते हैं उन्हें खत्म करना, जैसे हमारे संविधान ने किया। हाँ बिल्कुल, जैसे भारत के संविधान ने धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी ठहराया, छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म किया। ये है औपचारिक समानता यानी फॉर्मल इक्वालिटी। कानून की नजर में सब बराबर। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। जमीन पर बराबरी लाने के लिए, उस औपचारिक समानता को असलियत बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? यहीं पर एक और विचार आता है जो सुनने में शायद पहली बार में थोड़ा अजीब लगे। वो है अलग बर्ताव के जरिए समानता। अलग बर्ताव? ये तो समानता के खिलाफ नहीं हुआ, विरोधाभासी लगता है। लेकिन है नहीं, अगर उसका मकसद समानता को बढ़ावा देना हो। उदाहरण से समझिए। हाँ बताइए। जैसे विकलांग लोगों के लिए सरकारी इमारतों में रैंप बनाना, ये उनके साथ एक अलग बर्ताव है ना? सामान्य सीढ़ियों से अलग। हाँ है तो। लेकिन ये इसलिए जरूरी है ताकि वो भी दूसरों की तरह उन इमारतों में जा सकें, अपना काम करा सकें, यानी अवसर की समानता पा सकें। अच्छा, हाँ समझ गई। या मान लीजिए रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिला को ऑफिस की तरफ से खास सुरक्षा या ट्रांसपोर्ट देना, ये भी एक अलग बर्ताव है जो शायद पुरुष सहकर्मी को ना मिले। लेकिन ये इसलिए जरूरी है ताकि वो महिला भी पुरुषों की तरह रात में काम करने के अपने अधिकार का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सके। मैटरनिटी लीव या ऑफिस में क्रैच की सुविधा भी इसी सोच का हिस्सा है। तो ये उपाय असल में समानता लाते हैं, घटाते नहीं। बिल्कुल, ये समानता को संभव बनाते हैं। इसे कहते हैं इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अच्छा, समझा। और इसी सोच से शायद वो नीतियां निकली हैं जिन्हें सकारात्मक कार्यवाही या भारत में हम आमतौर पर आरक्षण कहते हैं। बिल्कुल, इनके पीछे तर्क के आधार यही है कि जिन समुदायों के साथ इतिहास में सदियों तक अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, जिन्हें मौकों से वंचित रखा गया है जी, उनसे आप अचानक ही उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आज खुली दौड़ में बाकी सबके साथ बराबरी से मुकाबला कर लेंगे। उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत पीछे है। हाँ ये तो है। इसलिए उन्हें बराबरी पर लाने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए कुछ समय तक विशेष सहारे की जरूरत है, जैसे नौकरियों और शिक्षा में कोटा या आरक्षण। लेकिन आरक्षण पर तो हमारे देश में बहुत बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी तो एक तरह का भेदभाव ही है, ये मेरिट के खिलाफ है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा विवादित विषय रहा है और अब भी है। आलोचक अक्सर यही कहते हैं कि आरक्षण भी तो जन्म के आधार पर ही दिया जा रहा है, तो ये समान व्यवहार के सिद्धांत के खिलाफ है। और इससे जाति जैसी पहचानें और मजबूत होती हैं। हाँ, ये भी एक तर्क दिया जाता है कि जिन जाति या नस्ल जैसी पहचानों को हम मिटाना चाहते हैं, आरक्षण उन्हें और पक्का कर देता है। उनका तर्क होता है कि चयन का आधार सिर्फ योग्यता, मेरिट होनी चाहिए, किसी की पहचान नहीं। तो ये एक तरह से दो सिद्धांतों के बीच टकराव या तनाव दिखता है। एक तरफ हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत और दूसरी तरफ समाज में बराबरी लाने का लक्ष्य, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहस इसी तनाव को उजागर करती है। और फिर इसमें यह सवाल भी उठता है कि अगर विशेष सहायता देनी ही है तो उसका आधार क्या हो, किसे दें? क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर दें, यानी गरीबी के आधार पर? हाँ, ये बहस भी होती है। या फिर जाति जैसे सामाजिक भेदभाव के आधार पर भी देना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ गरीबी का मामला नहीं है बल्कि सामाजिक बहिष्कार और अपमान का भी है। नीतियां चाहे जो भी बने, उनकी कामयाबी इसी बात से नापी जानी चाहिए कि वो वाकई एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज बनाने में कितनी मदद कर रही हैं। और ये भी जरूरी है कि उनका दुरुपयोग ना हो। हाँ, सबसे अहम बात यही है कि विशेष बर्ताव का मकसद सिर्फ और सिर्फ समानता को बढ़ावा देना हो, ना कि वो खुद ही किसी नए तरह के भेदभाव या वर्चस्व का जरिया बन जाए। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। तो हमने देखा कि समानता कोई सीधी सापाट चीज नहीं है जैसा शुरू में लगता है। ये कई परतों वाली थोड़ी उलझी हुई अवधारणा है। हाँ, काफी जटिल है। इसमें सिर्फ कानूनी बराबरी ही नहीं आती, बल्कि मौकों की बराबरी, सामाजिक इज्जत और आर्थिक संसाधनों का ठीक ठाक न्यायपूर्ण बंटवारा भी शामिल है। जी। और हमने ये भी समझा कि कैसे कभी-कभी बराबरी लाने के मकसद से ही अलग तरह का बर्ताव करना जरूरी हो सकता है, जैसे सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण की नीतियों में होता है। हालांकि इस पर अलग अलग राय और बहसें जारी हैं। हाँ, बहसें जरूरी भी हैं लोकतंत्र में। इस सारी बातचीत को अगर समेटें तो एक सवाल मेरे मन में आता है सोचने के लिए। क्या सवाल? लोहिया जी ने जिन अलग अलग तरह की असमानताओं की बात की थी, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, जातिगत, रंगभेद वगैरह, हाँ,
क्या ये सब वाकई इतनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इतनी इंटरलिंक्ड हैं कि किसी एक को ठीक किए बिना आप दूसरों को पूरी तरह खत्म कर ही नहीं सकते? सोचने वाली बात है। क्या समानता की तरफ बढ़ने के लिए हमें एक ऐसी समग्र अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है जो इन सभी मोर्चों पर, सभी आयामों पर एक साथ काम करे? शायद, हाँ। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें आगे सोचने के लिए और पड़ताल करने के लिए छोड़ जाता है।